मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है और मैं गोपालगंज से आया हूँ। और ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? ये प्रोटेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में है। कई लोग ये बात कर रहे हैं कि ये लोग नौकरी के लिए बैठे हैं, अपने जॉब के लिए बैठे हैं। तो मैं आप मीडिया बंधुओं को बता दूं कि जॉब तो हर कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है। अपने जीने खाने के लिए थोड़ी बहुत भी एबिलिटी है तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा अपने लिए। लेकिन चूँकि हम लोग पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन से संबंधित हैं, बीएड हमने किया है, सीटेट में 5 बार खुद क्वालिफाई हूँ। इसलिए 5 बार क्वालिफाई हूँ कि मेरा एम ही है टीचिंग। लेकिन दुर्भाग्य से मैट्रिक का जब मैं एग्ज़ाम दिया, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया, मैट्रिक का एग्ज़ाम मैंने 2005 में दिया था। उस समय एकेडमिक मेरा सेकेंड डिवीज़न आया था, मतलब सेकेंड डिवीज़न से मैं पास किया था। और आप सुन करके शौक रह जाएंगे कि मैं सेकेंड डिवीज़न में अपने हाई स्कूल का टॉपर स्टूडेंट था। मतलब फर्स्ट डिवीज़न कोई था ही नहीं। अगले साल ही एग्ज़ाम हुआ 2006 में, तो पूरे बिहार का रिजल्ट 80% हुआ और 90% के ऊपर वाले टॉप किए। उसके पहले 2004 में एग्ज़ाम हुआ था तो भी 80% रिजल्ट हुआ था और 80% से ऊपर लाने वाले बच्चे टॉप किए थे। मैं सेकेंड डिवीज़न में टॉपर 2005 में रहा। खैर एकेडमिक ख़राब हुआ और ख़राब होने के और भी बहुत सारे कारण थे, वो एक अलग इशू है। मैं इंटर का रिज़ल्ट मेरा ठीक रहा और चूँकि एबिलिटी की वजह से मेरे पेरेंट्स ने भी डिसाइड किया, क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ते समय ही बच्चों को पढ़ाता था। और जैसे मैं कोचिंग करके आऊँ, स्कूल करके आऊँ, कोई भी सवाल अगर मैंने सीख लिया तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं किसी न किसी को समझा दूँ, बता दूँ। जब तक बताता नहीं था अंदर से नहीं होता है, संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो मेरे पिताजी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, बोला कि इसको मैं टीचर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने शुरू से ही आइडिया दिया कि तुम बीएड कर लेना और टीचिंग प्रोफेशन में जाना। मेरा भी मन लगता था, सो मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया। मैंने 14-15 में बीएड किया और ठीक है, बीएड में भी अच्छा नंबर आया है। तो कहने का मतलब मेरी रुचि थी। लेकिन जो बिहार में रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये एकेडमिक बेस पे चलता है, यानी कि आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड के मार्क्स जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप टीचर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे समस्या ये है कि ये मैट्रिक का मार्क्स, इंटर का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स के लिए आप एक ही बार एग्ज़ाम देते हैं। मतलब आपके मैट्रिक में एक बार जो रिज़ल्ट आ गया वो दोबारा तो मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे नहीं, तिबारा तो देंगे नहीं, यानी आप अपने आप को इम्प्रूव करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रिज़ल्ट एक बार आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं कि टीचर जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए ये एकेडमिक बेस क्यों बनाया गया है। क्योंकि टीचर की बहाली सिर्फ बिहार में तो होती नहीं है, पूरे देश में होती है। पूरे देश के रिक्रूटमेंट बोर्ड जो शिक्षक की बहाली करते हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करते हैं। जैसे हमारे सर ने भी बताया कि प्रतियोगिता ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिससे वर्तमान क्वालिटी को जांचा जाता है। अब मेरा 2005 में क्या परफॉर्मेंस था, कोई जो भी कारण हो मेरा एकेडमिक में रिजल्ट नहीं आने का, ठीक, वो अलग इशू है, उस पर डिबेट अलग हो सकता है। लेकिन मैं वर्तमान में 2005 जैसा हूँ क्या, मतलब वर्तमान में 2005 जैसा तो हूँ नहीं। अभी मैं बीपीएससी निकाल सकता हूँ, यूपीएससी निकाल सकता हूँ। वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं कर सकता हूँ। तो आप अभी आज परीक्षा लेंगे तब ना मैं बताऊँगा कि मेरे में अंदर क्या क्वालिटी है। तो इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं कि जॉब की बात नहीं है, बात है बिहार की क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन तभी निर्धारित होगा जब आप कोई कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं और आप जो रिजल्ट लाते हैं, जो मार्क्स लाते हैं, वो आपके वर्तमान टैलेंट को दिखाता है। और इसी को देखते हुए 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था बच्चों के अनिवार्य शिक्षा के लिए, उसमें ही यह प्रावधान किया गया था कि टीचर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, जिसको टीईटी कहा जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सीटेट लेती है, अन्य स्टेट गवर्नमेंट में टीईटी लेती है। और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि मैक्सिमम, उस समय की हम बात बता रहे हैं जब 2009 में यह लागू किया गया था, पहली बार परीक्षाएँ इसके लिए 2011 में हुई थी। उस समय यह प्रावधान किया गया था कि ये इसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपको लाना होगा और इसकी वैधता 7 वर्ष की होगी। बहुत सोच समझ के किया गया था। ये 7 वर्ष इसलिए रखा गया था टेन्योर कि हर 5-7 साल में मतलब कि पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो वर्तमान, अगर आप मान लीजिए कि 7 साल पहले हमने टीईटी दिया और किसी वजह से आपका जॉब नहीं लगा, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसके अनुसार आप फिट नहीं बैठते हैं, तो फिर से टीईटी आपको देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, क्योंकि वैलिडिटी ही 7 वर्ष होती थी। इसके पीछे तर्क ये था कि आप 7 वर्षों के बाद चीज़ें बदल जाएंगी, सिलेबस बदल जाएगा, तो आप नए सिलेबस वाले बच्चों को किस तरह से हैंडल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर अभी वर्तमान की सरकार ने यह डिसाइड किया, अभी हाल ही में, मतलब 1 साल 1.5 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ, कि टीईटी की वैधता एक आजीवन कर दी जाए। ये 7 साल या 5 साल
नहीं रहेगा। खैर ठीक है, सरकार ने जो निर्णय लिया होगा अच्छा लिया होगा, कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। हम लोगों से बहुत विद्वान लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि खैर ठीक है, टीईटी एक मिनिमम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो वो क्वालिफाई तो होना ही चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जो वो परीक्षा में बैठ कर के आया है, जो या कोई भी परीक्षा में बैठ कर के आया, वर्तमान कंपटीशन दे करके आया है, उसका मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एकेडमिक से। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार को अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो एकेडमिक को आप हटाइए। और ये रिक्वेस्ट है, आपने पूछा कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा। हम तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं। हमें कौन सा शौक़ है प्रोटेस्ट करने का, सड़कों पे बैठने का या हम मच्छर कटवाने का। हम तो ये चाहते हैं कि बिहार सरकार जो गलती कर चुकी है, पिछले 15-17 सालों से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है और लगभग लाखों शिक्षकों की बहाली की भी है इसी प्रोसेस से। इसी का नतीजा है कि आप लोग मीडिया बंधु जाते हैं स्कूलों में और किसी टीचर से पूछते हैं, मतलब कुछ बेसिक नॉलेज जो कि हर टीचर के पास होना चाहिए, और वो दुर्भाग्य से नहीं बताते। कितना दुख होता है ये देख करके कि वो बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं जिसके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो आखिर आपने ही बहाली किया। हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि 5 साल पहले कोई और सरकार थी, उसने कोई और पॉलिसी से किया होगा, उसके 5 साल पहले कोई और सरकार थी, उसने दूसरे पॉलिसी से किया होगा। आपने ही पॉलिसी पिछले 15-17 सालों से आपने बना रखी है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि आप उसी पॉलिसी को कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं। अरे अब तो आँख खोलिए, और जो शिक्षा गर्त में जा रही है सरकार को दिख नहीं रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है। सर ने मैंने बताया कि एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो चुका है, बहुत अच्छा है, बहुत बिल्डिंगें बन चुकी है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ठीक हो चुका है, फिर भी अभी थोड़ा बहुत काम करना बाकी है। लेकिन टीचर के मामले में बिहार में कुछ काम नहीं हुआ। हाँ, अपने संख्या के मामले में कुछ लाख टीचर ज़रूर बहाल कर दिए हैं, फिर भी 2 से 2.5 लाख टीचर का पद अभी भी खाली है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो आपने रिक्रूटमेंट कर दिया है, तो अब बैक में जा कर के तो ठीक नहीं कर सकते हैं, वर्तमान को ज़रूर ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग, चूँकि हाई स्कूल का मामला है, और आप जानते हैं कि हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए वो उनका नींव होता है, फाउंडेशन होता है। और अगर फाउंडेशन सही नहीं होगा, तो सर ने भी बताया, हमारे अनिल सर ने, कि आप वहाँ से ही बच्चे का सब्जेक्ट अलग अलग डिसाइड होता है। वो इंजीनियरिंग करेगा कि मेडिकल में जाएगा कि वो पॉलिटिशियन बनेगा, मतलब वो अपना क्षेत्र डिसाइड करता है। तो वहीं उसका फाउंडेशन ही अगर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वैसे शिक्षकों के द्वारा जो खुद ही एबल नहीं है, खैर मैं वैसे चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार ने ही बहाल किया रखा। अभी हाल ही में आपने सोनू का मामला भी देखा कि टीचर को, और वो अकेले टीचर नहीं है जो दीपक कुमार है, और मेरा भी नाम दीपक कुमार सिंह ही है, तो नाम पे नहीं जाना है। और हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सर का भी नाम दीपक कुमार सिंह है। तो नाम मायने नहीं रखता है, मायने काम रखता है कि आप में क्या एबिलिटी है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूं पिछले 4 सालों से। सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे रिक्रूट करती है, मतलब वहाँ पे मैं परमानेंट नहीं हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ, और हर साल इंटरव्यू होता है। मतलब आप एक बार सेलेक्ट होते हैं तो एक सेशन के लिए होते हैं, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर अगले साल भी सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से मैं 4 साल से कंटिन्यू सेलेक्ट हो रहा हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़र में मैं परफेक्ट टीचर हूँ, मैं 100% रिजल्ट दे रहा हूँ। अभी हाल ही में मैं CBSE का कॉपी चेक करके आ रहा हूँ, मतलब मेरे पास पूरी एबिलिटी है, पढ़ाने का अनुभव भी है। लेकिन बिहार सरकार अगर रिक्रूटमेंट करेगी तो उसमें मैं फिट नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट ख़राब है, 2nd डिवीज़न है, और मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ। तो बात कहने का मतलब ये है कि आप 5 में जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ, 7 में हुआ, 10 में हुआ, या 20 तक हो रहा है, हर सेशन में हर बार सिलेबस अलग होता है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, मार्किंग स्कीम अलग अलग होता है। अब आप बोलते हैं कि 2020 में जो मैट्रिक किया हो और 2005 में किया हो, अब सबका मार्क्स के वैल्यू एक ही बराबर है। आप भी जानते हैं कि आपके पिताजी के समय में जब मैट्रिक एग्ज़ाम होता होगा तो पूरे गांव या शहर में कोई एक व्यक्ति मैट्रिक 1st डिवीज़न अगर आ जाता था तो पूरे ज़िले में उनका नाम हो जाता था। आज तो कोई 2nd डिवीज़न भी नहीं आता है। तो आपके पिताजी के पास टैलेंट नहीं था क्या, वो 2nd डिवीज़न से पास करते थे? तो और आज के बच्चों के पास ज़्यादा टैलेंटेड हैं वो। मतलब अगर शिक्षक की बहाली हो तो उनकी बहाली नहीं हो पाएगी, इन बच्चों की पहले हो जाएगी। तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अगर आपको टैलेंट दिखना है तो कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर दे दीजिए और दोनों से सॉल्व करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि अब जो भी, अगर बच्चे में एबिलिटी, ऐसा नहीं है कि जिसका एकेडमिक ख़राब है या बहुत बढ़िया है वो सब खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन असेसमेंट करने का परफेक्ट तरीका है कि वर्तमान में क्वेश्चन पेपर दीजिए और कोई कहीं से भी एकेडमिक लाया हो और वर्तमान में उसका असेसमेंट कर लीजिए कि क्या एबिलिटी है। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं ये इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि बिहार को टैलेंटेड शिक्षक मिले,
क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले। ये कल को कोई सोनू जैसा कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना है। मतलब कितनी दुर्भाग्य की बात है भाई कि एक बच्चा बोलता है कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना है, तो कहाँ पढ़ोगे? वो कहता है मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। चलिए, बहुत सारे लीडर्स ने ये आश्वासन दिया कि हम उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा देंगे। आप कितने बच्चों का एडमिशन कराइएगा प्राइवेट स्कूल में? वैसे सोनू तो करोड़ों हैं, एक सोनू का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो जाएगा, बाकी का क्या होगा? और प्राइवेट स्कूल में क्यों होगा, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। प्राइवेट स्कूल में किसको एडमिशन कराइएगा? गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। और एक बात मैं और बता दूं कि हम लोग कहीं ना कहीं, मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ, सर कहीं प्राइवेट स्कूल में है, कोई ना कोई कहीं कोचिंग संस्था चला रहा है, पढ़ा रहा है। और मैं एक और बात बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर पंचायत में एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना। उन्होंने खोल भी दिया है और मज़े की बात है उसमें एडमिशन भी हो गया। सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ भी रहे हैं बिना शिक्षक के। और रिजल्ट जो बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो उनका 100% रिजल्ट आता है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अब आप कहेंगे कैसे मार्क्स आते होंगे? उन बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाला कोई है नहीं, हमारे पास वो बच्चे आते हैं, उनसे हम 500-400 रुपये महीने का लेते हैं, पढ़ाते हैं। बड़ा दुख होता है कि गरीब का बच्चा 500 रुपये, जो ठेला चलाते हैं या मजदूरी करते हैं, वो 500 रुपये हमें देते हैं और हमें भी मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारा भी रोजी रोटी है, हमारे भी पेरेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, उनकी भी सेवा करना होता है, तो इसलिए हमें मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। तो हम 100% रिजल्ट देते हैं, ना कि सरकार देती है। विद्यालय आपने खोल दिया, एडमिशन करा दिया, शिक्षक नहीं दिए। अगर आप रिक्रूटमेंट करते, हमारे जैसे शिक्षकों का जो भी टैलेंटेड लोग हैं, हम तो कहते हैं कि हमसे भी टैलेंटेड है, उनको भर्ती कर लो। आप प्रतियोगिता परीक्षा लेते रहो, हर साल लेते रहो, हर साल अच्छे टीचर आएंगे। उनको एक टारगेट बना करके, कोई ज़रूरी है कि लाखों की संख्या में हर साल बहाली करेंगे। आप 10,000 कीजिए, हर साल कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। एक एकेडमिक कैलेंडर बनाइए कि आप 10,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, और एकदम जितना टॉप कंपटीशन हो सकता है आप लीजिए। और माननीय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी ये बयान दिया, कमेंट किया था जब नई शिक्षा नीति पॉलिसी आई थी। उन्होंने बोला कि अब से पहले जो कुछ भी हुआ है, अब से आईएएस बनना आसान होगा, शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि शिक्षक का जो पद है वो आईएएस से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आईएएस नहीं, कोई भी पोस्ट ही इसके बराबर नहीं है। बात यहाँ पे सैलरी या इसकी बात नहीं बोल रहे हैं, मतलब जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो टीचर की बहुत बड़ी होती है। वो डॉक्टर भी क्रिएट करता है, वो इंजीनियर भी करता है, वो लीडर भी करता है, वो आपके जैसे पत्रकार को भी करता है। तो हम जैसा एजुकेशन देंगे वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स देश को मिलेगा, और उसी प्रकार से देश हमारा आगे बढ़ेगा। इसलिए टीचर का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है उसको ध्यान में रखते हुए उससे मैक्सिमम लिया जाए। कैसे लिया जाए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ही तो निर्धारित करेगी ना। गवर्नमेंट जो रूल बना के देगी, जो पॉलिसी बना के देगी, उसी के अनुसार टीचर रिक्रूट होंगे। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज करे। ये एकेडमिक का जो खेल है, गंदा खेल है, इसको बंद करे और कंपटीशन के माध्यम से आए। और हम लोग कंपटीशन दे करके ही स्टेट, एक कंपटीशन पात्रता परीक्षा है। अब आप कहेंगे कि उसका नाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि आपका नाम भिखारी है, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका करोड़ों का बिजनेस होता है, तो मैं आपको बिजनेसमैन के नाम से, मतलब बिजनेसमैन से जानूंगा कि आपको भिखारी कहूँ मैं? भिखारी का मतलब तो होता है कि मतलब भीख मांगने वाला व्यक्ति, और वो करोड़ों में है, वो बिजनेस करता है, बहुत अमीर है। तो आप उसकी क्वालिटी में जाइए ना, उसके नाम में रखा हुआ है। भिखारी है और वो करोड़पति है तो वो भिखारी हो गया? भिखारी तो नहीं हुआ। तो इसका इस प्रतियोगिता परीक्षा का नाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये देख करके हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपर मुख्य सचिव भी बोलते हैं कि इसका नाम तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हम कहते हैं कि आपने ही तो इसे प्रतियोगिता बनाया, चूँकि इसमें सीट आपने मेंशन किया है। उस एडवर्टाइजमेंट में हमने लिखा है कि विषयवार और कोटिवार जो रिक्ति है उसके अनुसार मेगा सूची बनाई जाएगी। तो ये तो प्रतियोगिता परीक्षा की पहचान ही नहीं है, ये तो कंपटीशन की पहचान है ना। तो उसके अंदर जा कर के देखिए कि उसकी खासियत क्या है उस परीक्षा की, यानी कि वो प्योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, नाम भले ही पात्रता हो। तो हमने वो कॉम्पिटिटिव परीक्षा में रैंक हासिल किया है। हम चाहते हैं कि सरकार अब रैंक, ठीक है, हमें रैंक दिया है, सर्टिफिकेट भी दे दिया है, और नॉन मेरिट मेरिट की भी बात अब सरकार ने ख़त्म कर दी, हमें उससे भी कोई बहस नहीं है। हम चाहते हैं कि आप
एस्टेट के मार्क्स पे बहाली कर दीजिए। जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा वो पहले सेलेक्ट हो जाएंगे। आपके पास वैसे भी लाखों रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं। जैसे जैसे रैंक नीचे डाउन होगा वैसे वैसे जितने कैंडिडेट होंगे आप सबको ले लीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हर स्कूल में शिक्षक मिले। और वैसे भी जब आप आईएएस की ही बहाली करेंगे तो कोई नंबर 1 पोजीशन पर रहता है, किसी को 500 रैंक होता है, होते तो सब आईएएस ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको रैंक 1 ही आ जाएगा। तो हम अगर मेरिट में हैं तो हमारे बाद भी जो बंधु मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं उनके पास भी टीचर की एबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उसको भी टीचर कहा जा सकता है। इसलिए आपके पास जो भी रिक्तियाँ हैं फुलफिल कीजिए, लेकिन हमको इग्नोर करके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब रैंक 1 होल्डर को आप इग्नोर कर दीजिएगा और 500 जिसका रैंक है उसको पहले कर दीजिएगा। ये तभी हो जाएगा जब आप उसे एकेडमिक में बहाल करेंगे। तो एकेडमिक चलिए उसका बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया था, तो कंपटीशन में उस 500 रैंक क्यों आ गया? और हमारा एकेडमिक खराब है तो मेरा रैंक 1 क्यों आ गया? तो रैंक 1 प्रतियोगिता के परीक्षा के माध्यम से रैंक 1 या उसके बाद जो 2, 3, 4, 5 आते हैं उसको आप इग्नोर मत कीजिए। हाँ, 500 वाले को भी रैंक वाले को भी लेना है आप लीजिए, हम कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके पॉलिसी की वजह से किसी भी मेरिट वाले अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जॉब का मामला नहीं है, ये क्वालिटी एजुकेशन का मामला है। और क्वालिटी एजुकेशन से सरकार समझौता ना करे। थैंक यू।